आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे पर प्रश्नकाल कार्यक्रम के इस हिस्से में अब हम आपको लेकर चलेंगे काठमांडू। मेरे सहयोगी और नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे के पास। देखते हैं विशेष प्रश्नकाल भूपेंद्र चौबे के साथ। नमस्कार, IBN 7 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज प्रश्नकाल का यह विशेष एपिसोड हम आपके लिए काठमांडू से ला रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में लगता है जैसे भारत और नेपाल के बीच काफी कुछ बदल सा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए, मुलाकातें की लोगों से, यहां की संसद में उन्होंने भाषण भी दिया, लेकिन अंततः दरअसल परिस्थितियों में क्या बदलाव हुआ, कुछ बदला भी है या नहीं। इस वक्त हमारे साथ नेपाल के कुछ बहुत ही जाने माने लोग हैं, साथ ही कुछ नेपाली हमारे साथ वर्कर्स भी हैं, कुछ युवा लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह समझने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में कि आखिरकार जमीनी असलियत, जमीनी हकीकत कुछ वाकई बदली है नहीं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दें हमारे खास मेहमानों से। अमरीश सिंह जी हैं, नेपाली कांग्रेस के सांसद हैं और अभी हाल ही में जो है कि नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी करके आए हैं। प्रशांत झा जी हैं, एसोसिएट एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स में, इन्होंने किताब भी लिखी है एक नेपाल पे। सपना मल्ला प्रधान जानी मानी यहां पर एक्टिविस्ट हैं, फॉर्मर सांसद रह चुकी हैं, दिल्ली में रह भी चुकी हैं पहले। राम काकी साहब हैं, हेड ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट माओइस्ट पार्टी से। सुजीव शाखिया साहब हैं, ऑथर और इकोनॉमिस्ट हैं। अखिलेश उपाध्याय जी हैं, काठमांडू पोस्ट से हैं, एडिटर इन चीफ हैं। संकर्षण ठाकुर जाने माने लेखक हैं और टेलीग्राफ के एडिटर भी हैं। और इन सब के साथ ही हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो नेपाल की युवा वर्ग को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरीश जी आपसे शुरुआत करते हैं। आप आज नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी करके आए। कल मैं प्रचंडा जी से मैं इंटरव्यू कर रहा था, नेता प्रतिपक्ष का यहां पर, और मैं उनसे पूछ रहा था कि मोदी जी ने जो भाषण दिया जो कल संसद में, उस भाषण का यहां की राजनीति पे आप क्या असर देखते हैं? देखिए, कल जो उन्होंने संसद में जो भाषण दिया, वो वक्तव्य खास करके पूरे नेपाली जनता और नेपाल के राजनीतिक पार्टी के दिल जीतने की बात उन्होंने कही। उनका जो स्पीच, एक हमारी संसद में डेमोक्रेसी आने के बाद 1991 के बाद पहले कोई भी विदेशी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं कि जो वहां पर वक्तव्य दे सके हैं, उनको पहले मौका मिला है, क्योंकि 1987 में हेलमेट कॉल ने उस समय पंचायत सिस्टम था दिए हुए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने जो खास करके भारत और नेपाल के संबंध को जिस ढंग से व्याख्या किया और आम जनता की सरोकार के विषय मुद्दों को उन्होंने उठाया और संविधान की कैसे लिखा जाना चाहिए, उन विषयों पर जो उन्होंने कहा कि सभी के भावनाओं को संबोधित करते हुए एक ऐसा गुलदस्ता बनाया कि उसमें सभी के फुलवारी की फूलों की महक हो, इस ढंग की जो बातें उठाई उससे काफी ये हुआ। खास करके उन्होंने जो कुछ ऐसे वर्ड कहे जो लोगों को दिलो दिमाग को चुभता है, मैंने उसको। सपना जी, क्या वाकई ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पर अमरीश जी की दिलो दिमाग को छू गई मोदी जी की बातें? मैं काठमांडू में घूमा जब से मैं आया हूं मैं कल से, और मैं लगातार लोगों से यही पूछ रहा हूं। मैं देखता हूं सड़कों पे लंबे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, मोदी जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा था मानो हम काठमांडू में नहीं, भारत के ही किसी शहर में हों। क्या वाकई आपको लगता है सपना जी कि मोदी जी के इस एक दिवसीय दौरे से यहां पर नेपाल में, क्या भारत और नेपाल के बीच जो जमीनी असलियत है, क्या आपको वाकई लगता है मैम कि वो बदल सकती है? वो After 17 years, high-level leadership person has come to Nepal, so definitely we have to welcome. But how much trust we can find in his speech, whether he's trying to mislead or whether he is lying, I mean, I cannot say. But why do you say, when you say that, is he trying to mislead? Are you suggesting that maybe he is trying to project a scenario which doesn't exist on the ground? Is that your fear? No, but what I felt, I mean, the question which you said, how much we can trust on his speech, but what I have felt is that whatever he has spoken, it is very much important for the interest of the India and interest of Nepal. And even if he is lying, even if he cannot fulfill whatever he has committed, but he has been able to open up an avenue to build the trust. He has been able to connect with the people, and we are really, really hopeful that the relation will be repaired in a way that we can work as a development partner, as an economic partner, as a political partner. काकी साहब, आप माओइस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी बात सपना जी ने रखी यहाँ पर कि बोलना
वायदे करना और उन वायदों को पूरा करना दो अलग अलग बातें हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी जी जो उन्होंने कल ऐलान किया यहां पर कि 10,000 करोड़ रुपया हम देंगे, या भारत और नेपाल के बीच बिजली को लेकर जिस समझौते की बात है, पावर ट्रेड एग्रीमेंट, वो साइन नहीं हो पाया किन्हीं कारणोंवश, आपको नहीं लगता, अगर मैं आपसे पूछूं सर, कि जो असली दिक्कत है भारत और नेपाल के बीच वो आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसके बारे में तो मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत और नेपाल दोनों ही ये चाहते हैं कि अभी जो संवेदनशील यानी कंटेंशियस मुद्दे हैं उन मुद्दों को अलग रखा जाए, और वो मुद्दे जिनके ऊपर कुछ इमीडिएटली आप कुछ काम कर सकते हैं उन्हीं को लेकर आगे बढ़ा जाए? क्या वो स्ट्रैटेजी दिखती है आपको मोदी जी की तरफ से? निश्चित रूप से, जैसे कि चीन के साथ भी उनके बहुत मतलब तनाव है सीमा में, लेकिन उस सब को एक जगह छोड़कर वो दूसरे प्लेन में संबंध को विकसित करना चाहते हैं, दूसरी जगह विकसित करना चाहते हैं। जिस पर विवाद है उनको विवाद अभी छोड़ दिया है, अगर उसको समाधान कर सकते हैं तो करेंगे। लेकिन क्यों, यही तो मैं पूछ रहा था, क्योंकि भारत में, अगर मैं इसको भारतीय दृष्टि से देखूं सर, कंटेक्स्ट में ये अलग बात है। जैसे कि नहीं, हमको तो लगता है कि नेपाल फेक करेंसी का डन है, हमको तो लगता है कि नेपाल में भारत के खिलाफ बड़ी आतंकवादी गतिविधियां प्रमोट की जाती हैं, जैसे कि बॉर्डर की समस्या है। जैसे पेश किया जाता है कि सुरक्षा के बारे में जब बात किया जाता है तो बहुत ही अमूर्त ढंग से चीज को आगे रखा जाता है, लेकिन हमें पता है कि हमको लगता है इंडिया में एक परसेप्शन है सुरक्षा को लेकर। जैसे पहले हिमालय की जो श्रृंखला है उसको सुरक्षा के एक घेरा वो मानते थे, अब एक समृद्ध और शांत नेपाल भारत की सुरक्षा के लिए ज्यादा मतलब विश्वस्त चीजें होगी, उसके आधार पर अगर वो अपने कंसेप्शन को, अपने परसेप्शन को चेंज कर रहा है, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया अपनी सुरक्षा की जो अपनी परसेप्शन थी उसको चेंज करे। आपको लगता है ऐसा कि भारत, जो कि मोदी जी यहां पर आए, अगर नहीं करेंगे तो इंडिया अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनको जो भूमिका मिलने वाला है, जो भूमिका उनको निर्वाह करने वाला है, वो नहीं कर पाएगी। प्रशांत, बड़ी अच्छी बात रखी यहां पर सुजीव जी ने कि ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत क्या अपनी आंतरिक सुरक्षा का जो हमारा पैराडाइम है, जो एक बेसिक प्रीमाइस है हमारा, क्या आपको लगता है, प्रशांत आपने किताब भी लिखी है नेपाल में, क्या आपको लगता है कि वाकई भारत, चूंकि 282 सांसद एक पार्टी के हैं हमारी संसद में, क्या संभव है, आपको दिखता है क्या? देखिए, जो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जो उन्होंने कदम उठाए हैं रीजन को लेके, वो एक संकेत देता है कि भारत एक नए दृष्टिकोण से रीजन के बारे में सोच रहा है। उन्होंने अपने स्वेरिंग इन में सार्क के लीडर्स को बुलाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपने कैंपेन में पाकिस्तान के विरुद्ध उनका रेटरिक शार्प था, पर उन्होंने एंगेजमेंट शुरू किया। वो भूटान जा चुके हैं, विदेश मंत्री बांग्लादेश जा चुकी हैं, वो नेपाल आए हैं। इससे ये तो दिखता है कि इंडिया में रियलाइजेशन है कि एक पीसफुल पेरिफेरी के बिना ये रीजन और स्मॉलर स्टेट्स को साथ लिए वो इंडिया ग्लोबल पावर नहीं बन सकता है। और ये चेंज है जो मनमोहन सिंह 10 साल में आए नहीं नेपाल, और ये अपने 100 दिन के भीतर आ गए, ये तो दिखाता है कि हाई लेवल पॉलिटिकल अटेंशन रीजन को मिलेगा और नेपाल को भी स्पेसिफिकली मिलेगा। संकर्षण, अगर मैं इसको भारत के नजरिए से देखूं, आज हमने देखा कि मोदी जी आज गए यहां पर, पशुपतिनाथ मंदिर भी गए, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की, बाहर निकले तो बहुत खुश संतुष्ट से देख रहे थे, लोगों से लगातार हाथ भी मिला रहे थे। कल भी हमने देखा कि अपने सुरक्षा कॉर्डन को तोड़ के बाहर चले गए। नेपाल के ऊपर इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं मोदी आपके मुताबिक? प्रशांत ने जहां बात खत्म की वहीं से शुरू करना चाहूंगा। एक नई अंडरस्टैंडिंग इस सरकार में पिछली सरकार के बनिस्बत दिखाई दे रही है कि जो इंडिया का नेबरहुड है उस पर खास तवज्जो दी जाएगी। इसकी शुरुआत उनके शपथ ग्रहण समारोह से ही हो चुकी थी, और उसको वो जो संकेत पहला मिला था उसको फॉलो अप किया गया। हम लोग बात कर रहे थे कि अपने प्रधानमंत्री बनने से 6 महीने के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी रीजन में और विश्व के सब नेताओं से मिल चुके होंगे या उनसे एक पर्सनल नाता कायम कर चुके होंगे। ये काम 3/4 पूरा हो गया है और सितंबर अक्टूबर आते आते शायद पूरा हो जाएगा। तो लेकिन नेपाल पे आए, नेपाल पर मुझे नहीं लगता ये जो नॉर्मल डिस्कोर्स कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये एक हिंदू राष्ट्र, एक वो देयर इज वन नैरेटिव, क्योंकि वो नेपाल वो के बारे में भी वो संदर्भ, देखिए उस नैरेटिव से इस विजिट को जोड़ना गलत है, बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। नरेंद्र मोदी नई सोच के मॉडर्न नेता हैं, ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगी कि ही इज अ मॉडर्न लीडर एंड ही विल सरप्राइज पीपल हु वांट टू सी हिम
in a stereotypical paradigm. क्या आप लोगों को लगता है, लेट मी जस्ट पुट दैट क्वेश्चन टू सम ऑफ दीज यंग रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या आपको लगता है, जो संकर्षण जी कह रहे हैं यहां पर बताइए, कि नरेंद्र मोदी जी बड़े एक अलग नेता हैं। अब मोदी जी तो देखिए यहां पर आए, पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगा जब उनका भाषण आपने सुना या उनके बारे में जो टिप्पणियां जो छप रही हैं यहाँ पे नेपाल के अखबारों में, आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ ज्यादा ही सब लोग आत्मविभोर हो चुके हैं, एकदम एक्साइटमेंट होने लगी है, मोदी जी की आर्टिफिशियल दिखती है क्या एक्साइटमेंट? जी, अकॉर्डिंग टू मी एज अ नेपाली सिटीजन, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पीच उन्होंने दिया नेपाली में, तो ये एक इंडिकेशन है हमारे लीडर्स के लिए कि जो खुद नेपाल के होके भी दे आर टेकिंग द शपथ ग्रहण ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो इन देयर ओन लैंग्वेज। सो ही इज ट्राइंग टू मे बी टीच अस कि वी शुड डू आवर ओन पार्ट एंड दे विल डू देयर ओन पार्ट। But what about the trust deficit? I'm just trying to understand. What about, because for a long time there was this trust deficit which has existed between India and Nepal. मतलब अगर मैं बड़े उसको एक जमीनी असलियत अगर मैं बयां करूं, तो भारत में तो नेपाली सिटीजन्स को कुछ बहुत इज्जत की नजर से देखा भी नहीं जाता। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक फैक्टर रहेगा भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच में? मोदी जी जब नेपाल आए और उनका धर्मपुत्र भी है जीत बहादुर, वो नेपाल से काफ़ी दिलचस्पी है और उन्हें एग्जाम्पल और भी दिया हर्बल मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ओवर नेपाल। सो मुझे लगता है उनको चांस दिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि यू थिंक दैट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रेज्ड अबाउट इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स नेपाल, यू थिंक दैट ऑल दोस क्वेश्चंस नाउ आर इररिलेवेंट परहैप्स बिकॉज़ मिस्टर मोदी हैज नाउ मेड दिस ट्रिप हियर टू नेपाल? I think by seeing his speech yesterday, like we as a youth, I think we can trust him, and it will definitely help in the future. What is it about him? Tell me. When you say that you can trust him, what is it about him? Because we saw this in India also. The way he speaks, is it? Speaks, yeah, and it's kind of motivating. It's kind of inspiring, and we are we were also very happy, and we are very privileged that he came here, and he spoke regarding our country, and I think he will surely do something for our development, our country development also. उपाध्याय जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि अगर वो एक कदम आपके मुताबिक बिजली के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच जो कोऑपरेशन की बात चल रही है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई एक सार्थक कदम, एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप अगर मैं आपसे पूछूं सर कि जो उठाया जा सकता है, जो संभव है दोनों देशों द्वारा, आपके मुताबिक वो क्या होगा? Of all the things he said yesterday, सबसे बड़ा उनको अप्लॉज तब मिला जब वो कहे कि बुद्ध वॉज बोर्न इन नेपाल, हिंदी में कहते हैं। सो उससे दैट मेक्स इट क्लियर दैट ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंग टू रीच आउट टू द नेपाली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड थ्रू द lawmakers there, he was actually trying to talk to the people, and hence you see the positive response among the larger population, So he's a master communicator in terms of political communication. And we've seen that happening in India. I mean, we've seen over the last few months how he uses political oratory to great effect. Now here comes the challenge. Leaders tend to be great during the speech time, especially elections. I would like to see Modi then deliver on the promises he's made. He made another political communications, masterful thing when he said, I will hit Nepal, HIT, H for highways, I for information highways, T for basically this is transport of transways, that's power basically, which we are very, very potentially rich as the Himalayas, as the rivers that flow through the Himalayas. Now, the challenge before Mr. Modi, having raised expectations among us, you can see the examples here, right, for him to deliver, we've seen many leaders come to Nepal. Because कहा तो ये जाता है कि भारत प्रॉमिस करता है और चाइना डिलीवर करता है. I'm saying that again. So that perception needs to change. So Mr. Shakya, you tell me, sir, how will this perception change? And the reason why I say this is because I don't know, maybe नेपाल, आप लोगों ने शायद अभी मोदी जी के उनकी जो भाषा की शैली है, भाषण की शैली बड़ी चर्चित है. भारत में हम लोग उसको बहुत वर्षों से देखते चले आए हैं. अब मोदी जी का देखिए, एक तो गुजरात मॉडल है, वो हमेशा विकास की बात करते रहते हैं. क्या आपको लगता है कि ऐसी संभावना है क्या कि नरेंद्र मोदी की यहां आने से कोई क्या नया नेपाल मॉडल भी विकसित हो सकता है क्या?
जरूर हो सकता है नेपाल नया नेपाल का मॉडल। और ये विजिट में बेसिकली क्या हुआ कि पहले जब जितने भी विजिट्स होते हैं उसमें सब करके पॉलिटिकल मुद्दाएं होते थे और पॉलिटिकल एजेंडा होते थे। इस दफा बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज के ऊपर बातें हुए हैं। दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग, दैट इज वन पार्ट। और दूसरा आप ये भी देखना चाहिए कि मिस्टर मोदी के लिए व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द अदर वे अराउंड ऑल्सो। इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यदि मिस्टर मोदी को ग्लोबल सेंटर स्टेज पे लीडर बनना है तो आप यहाँ $1 बिलियन दे रहे हैं इन अ $2 ट्रिलियन इकोनॉमी। इट इज अ वेरी स्मॉल प्राइस ही कैन गेट इनटू ग्लोबल लीडरशिप। So that's his real game. That is also a possibility we can look at, and Nepal needs to latch on onto this to say that कैसे करके हम लोग वो जितने भी कमिटमेंट्स किए हैं, जितने भी इश्यूज इकोनॉमिक इश्यूज उन्होंने बताए हैं, जितने हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, उसमें अब नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट। बट नेपाल हैज टू डू समथिंग। नेपाल हैज टू डू समथिंग। बट करके साहब, नेपाल की भी जो राजनीतिक असलियत है जरा उसको भी समझना जरूरी है, उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। अब मैं संकर्षण से भी बात कर रहा था। संकर्षण का कहना है कि आप नेपाल और भारत के रिश्तों को एक पुरानी सोच से नहीं देख सकते, क्योंकि संघ परिवार का नेपाल से हमेशा से और नेपाल के राजसी खानदान से बहुत अच्छा रिश्ता हमेशा से रहा। आरएसएस का बहुत अच्छा रिश्ता यहां पे रहा है। एक हिंदूवादी जो सोसाइटी जो नेपाल की थी और नरेंद्र मोदी जी की एक इमेज जो इतने वर्षों से बनी हुई है कि वो एक हिंदूवादी एक नेता है, इन दोनों में क्या आपको समानता दिखती है? आपको लगता है कि एडवांटेज है या आपको लगता है कि इरेलेवेंट डिबेट है? एक हिसाब से औचित्य भी नहीं है, क्योंकि भारत में 200 से ज्यादा रजवाड़े पड़े हुए हैं इधर से उधर। खाली बात यह है कि मतलब जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज द कटिंग एज ऑफ एनी वेपन। जब तक आप राजनीति से उसको सीधा नहीं करेंगे तब तक चीज लीक में नहीं जाती है। विकास करने से भी कुछ नहीं होता है। तो हमारे यहाँ अभी जो संबंध थी हमारी, तो संशय भरी थी, संकोच था संबंध में, तो उसको एक राजनीतिक प्लेन में लाने की इन्होंने इनिशिएटिव किया है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी उन्माद में जाना, मतलब ये तो थोड़ा हिंदू संस्कृति का, इट इज अ पार्ट ऑफ जबरदस्त उन्माद जो होने लगता है, उन्माद होने, तो लेकिन उन्माद में जाना नहीं है। ठीक बात कही आपने। राजनीतिक संबंध, राजनीतिक लीग पर आई है बात। अब हम राजनीतिक तौर से कैसे डील करते हैं? सपना जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं दैट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डज नेपाल ट्रस्ट चाइना मोर? Do you think that is that a modern day reality? Let's be clear. It's not exactly that. Among people to people, we are much more connected. The relationship which we have is more closer with India. Maybe some challenges still exist at the political level. But even there is a डाइवर्सिटी। चाइना नेपाल में लगातार अपना इन्फ्लुएंस, अपनी पैठ बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि उसको भारत के साथ भी उसको कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे मोदी जी आए और नेपाल को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो तीनों की जो तिकड़ी है, इसको आप कैसे आगे बढ़ते हो? दो बातें कहूंगा। एक बात में देयर इज अ फेवरेट लाइन ऑफ माइंड, हमको समझना पड़ेगा हिंदुस्तान में, इस बात को बहुत डीपली समझना पड़ेगा। नेपाल इज नॉट अ नेशन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। नेपाल हैज बीन अ नेशन सिंस मच बिफोर वी बिकेम अ नेशन। चाइना इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, नेपाल इज एन इंडिपेंडेंट। बट इट्स बिकम अ प्लेग्राउंड। हैज नेपाल प्लेग्राउंड भी तो बन गया ना एक तरीके से? नहीं, चाइना, पाकिस्तान, ये सब क्या, ये सब सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्टिंग है क्या? हम लोग की एक सोच है कि चाइना यहाँ पर इतना कुछ कर रहा है, क्यों ना करे चाइना? चाइना is an independent country. Nepal is not a protectorate of India or a province of India. They have bilateral ties. They will decide what China wants to do in Nepal. Nepal will decide what they want China to do in Nepal. I mean, I don't know why we come in here all the time. मैं चूंकि एक सकारात्मक एक कदम उठाया गया है भारत द्वारा, आप मुझे बताइए सर, वो एक कदम आपके मुताबिक अगले 1 महीने में, 2 महीने में वो क्या होना चाहिए? क्या सर? अच्छा देखिए, वो मतलब लंका जाते समय हनुमान को किसी ने आके कह दिया कि आप ऐसे हैं, इतना मजबूत हैं, इतनी आपकी ताकत है, आप पार कर सकते हैं। वैसे नेपाल के बारे में उन्होंने कह दिया है कि नेपाल कितना रिच है नेचुरली, रिसोर्सेज के हिसाब से। इसीलिए खाली अभी ये शुरू कर सकते हैं कि हमारी जो इंटरनल डे टू डे पॉलिटिक्स है वो हमारे हाल में छोड़ दें। हमारे हाल में छोड़ दें। आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट। आई थिंक ये सबसे बढ़िया पॉइंट रखा गया है इस प्रोग्राम के समापन में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रश्नकाल विशेष में। आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अगर आपने प्रोग्राम देखा। जो एक संदेश मुझे लगता है जो मोदी जी जरूर दे के गए हैं नेपाल वासियों के लिए, वो ये कि वो चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच एक दोस्ताना संबंध बने। बात उन्होंने ठीक कर रखी है, अब देखना यह है कि ये बात
कहां तक आगे जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।